नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि कुमार आपका अपने चैनल टॉपर भाग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं। विराम चिन्ह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें विराम चिन्ह पूछा नहीं। तो दोस्तों, आज हम लोग विराम चिन्ह को बड़े ही आसान भाषा में पढ़ेंगे और जहाँ किस प्रकार से पूछा जाता है उसका अभ्यास भी करेंगे। तो दोस्तों, देरी न करते हुए चलिए हम आप लोगों को ले चलते हैं विराम चिन्ह की ओर। दोस्तों, विराम चिन्ह की परिभाषा होती है, ये देखिए लिखा हुआ है, भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्ति को सरल, सहज, रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहराव। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह के भेद। तो विराम चिन्ह के कितने भेद हैं दोस्तों? अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग बताए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पढ़ेंगे। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है दोस्तों। कितनी बताई है? 20, है ना दोस्तों। तो इनमें से कुछ देख लेते हैं हम लोग। अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया। दोस्तों, चिन्ह बहुत ज़रूरी है ध्यान करना। जैसे अल्प विराम का ये हो गया आपका, अर्ध विराम का ये बनता है, पूर्ण विराम हो गया दोस्तों, प्रश्न चिन्ह बन गया दोस्तों, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगले हैं दोस्तों निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह इसी को योजक चिन्ह भी बोल देते हैं दोस्तों। फिर है दोस्तों कोष्टक चिन्ह, फिर अवतरण चिन्ह या इसी को उद्धरण चिन्ह बोल देते हैं। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा समझिएगा। उद्धरण चिन्ह में क्या होता है कि जैसे किसी एक शब्द को लिखना होता है, किसी एक शब्द को हम लोग दर्शाना होता है, तब हम लोग सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम लिख दिया हमने, तो राम को दर्शाने के लिए हम लोग सिंगल अवतरण का प्रयोग करेंगे दोस्तों। क्या कि जैसे हम कोई वाक्य लिख दें, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य को ही पूरे में अगर सही से दर्शाना होता है तब हम वहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और कोई एक शब्द को दर्शाना है तब हम सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है दोस्तों उप विराम या अपूर्ण विराम। 10वें में नंबर दिया दोस्तों विवरण चिन्ह। 11वें नंबर है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इसका मतलब होता है दोस्तों पुनः उक्ति सूचक, है ना। पुनः उक्ति कही गई, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया राधा नाचती है, राधा नाचती है, ये ऊपर की लाइन में हमने लिख दिया। अब दोस्तों जो अगली लाइन से नीचे से लिखेंगे तो भी हमें जैसे यही लिखना होता है राधा नाचती है, तब हम लोग राधा नाचती है ये ना लिख करके हम लोग ये पुनरुक्ति के सूचक चिन्ह बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं दोस्तों। इसका मतलब हो गया पुनरुक्ति सूचक, ये भी राधा नाचती ही है लिखा है। अगला है दोस्तों लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह। दोस्तों, किसी चीज़ को हम लोग संक्षिप्तकरण करने के लिए लिख देते हैं। जैसे हम लोग डॉक्टर लिखते हैं ना, तो डॉक्टर पूरा ना लिख करके ऐसे जीरो बना देते हैं कि नहीं बना देते, वही हो गया हमारा दोस्तों क्या, लाघव चिन्ह या संक्षिप्त चिन्ह। 13वें नंबर में दिया है दोस्तों लोप चिन्ह। जैसे हम लोग कुछ गाना लिखते हैं ना दोस्तों, लोप चिन्ह में देखिए थोड़ा सा, लोप क्या, किसी चीज़ को लोप ही कर देना। अब मान लीजिए हमें कोई लाइन लिख रहे हैं, हमने लिख दिया रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव। अब हमें पता है कि आगे राजा राम ही आने वाला है, तो जब हमें पता होता है तो हम इसे लोप कर देते हैं, जब वही चीज़ आगे लिखनी होती है जो पता होता है हमें। रघुपति राघव राजा राम, तो डाट डैश राजा राम ने लिख करके आगे ऐसे कर देते हैं, तो हमें पता होता है, तो ये इसे हम कहते हैं लोप चिन्ह। अगला है दोस्तों पाद चिन्ह या रेखांकित चिन्ह। अब हम किसी चीज़ को रेखांकित करने के लिए उसके नीचे अंडरलाइन जो कर देते हैं, जैसे इसमें कर दिया, तो यही है दोस्तों पाद चिन्ह या रेखा चिन्ह या रेखांकित चिन्ह। अगला है दोस्तों दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जिसमें हम लोग बहुत देर तक बोलते हैं दोस्तों, जैसे ये ओम लिखा है, हे राम, है ना। अगला है दोस्तों पाद चिन्ह। 17वें नंबर पर लिखा है दोस्तों हंस पद या त्रुटि चिन्ह। दोस्तों, जब हम लोग कोई वाक्य लिखते हैं, जैसे हम यही बता दें कि ये जैसे ये ऊपर लिख रहे थे, तो इसी हम जैसे लिख दें रघुपति राघव, अब हम राम लिख दें,
और राजा मान लीजिए धोखे से छूट गया, रघुपति राघव राजा राम, लेकिन यहाँ राजा नहीं लिखा दोस्तों, छूट गया है, तब हम लोग ये त्रुटि सुधारने के लिए इस हंस पद का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ये दे करके हंस पद चिन्ह दे करके राजा लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लोग त्रुटि सुधारने के लिए कर देते हैं इसका चिन्ह। अगला है दोस्तों टीका चिन्ह। 19वें नंबर में दिया तुल्यता सूचक, समता सूचक, इसी को हम बराबर या इक्वल इंग्लिश में बोलते हैं। 20वें नंबर का है दोस्तों समाप्ति सूचक चिन्ह या इतिश्री बोलते हैं इसी को, समाप्ति सूचक या इतिश्री, ऐसे करके जीरो बना देते हैं दोस्तों। और कभी कभी इस प्रकार से भी लिखा रहता है दोस्तों, स्टार टाइप के बने रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस करते हैं, देखिएगा आप लोग। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है, मुझे बाहर जाना है। अब पूर्ण विराम में रेखांकित चिन्ह कर देगा दोस्तों ना, ये पूर्ण विराम लिखा है जहाँ, यहीं पर कर देगा रेखांकित चिन्ह। तो रेखांकित चिन्ह को पहचानिए दोस्तों। पूर्ण विराम लिखा, पूर्ण विराम के नीचे अंडरलाइन खींचिए, वहाँ पर खींच नहीं पाए दोस्तों। तो कह रहा रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, तो ये कहे का चिन्ह बना है दोस्तों, ये तो पूर्ण विराम का ही है। तो पूर्ण विराम ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों, इसलिए आपका पहले का ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पद कामा उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। कोई शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे राम लिख दें, अब इसके नीचे जो रेखा खींचते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग अधोरेख या रेखांकित बोलते हैं दोस्तों, अधोरेख रेखा या रेखांकित रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कोई दो समान अर्थ के जो दो शब्द ले लेते हैं तो उनके बीच में जो चिन्ह लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग लिख देते हैं राम राम, ऐसे लिखना है हमें राम राम, हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, या सुख दुख लिख दिया मान लीजिए सुख दुख। तो ये जो चिन्ह बनाया हमने, ये इस चिन्ह को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं दोस्तों योजक चिन्ह। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, ये बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, फिर विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, यानी ये बराबर का चिन्ह कहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ तुल्यता सूचक, ऑप्शन बी दिया हुआ संयोजक सूचक, ऑप्शन सी दिया है लाघव सूचक, ऑप्शन डी दिया हुआ विराम सूचक। आपको पता है दोस्तों तुल्यता सूचक या बराबर इसी को कहते हैं, है ना दोस्तों। तो ये आपका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। संयोजक में क्या होता है, ऐसे डैश की तरह एक बना होता है दोस्तों, ये संयोजक चिन्ह हो गया। लाघव चिन्ह आपको बताया था, ये जीरो की तरह, और विराम चिन्ह तो भाई यही तो गलत, तो आपका आंसर ए नंबर होगा। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह बना हुआ है दोस्तों। पूछ रहा है योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो हम लोग ये योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह में करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, संयोजक चिन्ह में, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये दोस्तों बन नहीं रहा था, उल्टा बन गया है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यही है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, सब लोग जानते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का कहने का आशा है दोस्तों कि जहाँ पर हम लोग वाक्य पढ़ते पढ़ते रुक जाएं, फिर आगे मतलब थोड़ी देर बाद बोलें, थोड़ा सा टाइम लेकर के, तो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ दोस्तों हम लोग पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का चिन्ह बोल। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या किसी बात को स्पष्ट करना हो, वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग विवरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का दोस्तों प्रयोग करते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया था कि एक सिंगल उद्धरण और एक दोहरा उद्धरण। सिंगल उद्धरण का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी एक शब्द को स्पष्ट करना हो, और जब पूरे वाक्य को स्पष्ट करना हो तो दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, स्पष्ट लिखा हुआ किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देना। देखिए वाक्य नहीं लिखा है दोस्तों, किसी शब्द पर, है ना, तब किसका प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों एकहरा उद्धरण का चिन्ह यानी कि इसका उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये देख क्वेश्चन में लिखा है किसी शब्द पर। अगर किसी वाक्य पर होता तो दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हम लोग। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? ये जो डबल इन्वर्टेड कामा लगे हुए हैं, बंद है ये वाक्य, तो ये पूछ रहा है कि ये डबल इन्वर्टेड कामा ये कौन सा चिन्ह है? तो ये दोस्तों दोहरा उद्धरण चिन्ह है। तो ये उद्धरण चिन्ह है ना। उद्धरण चिन्ह में भी कैसा? दोहरा उद्धरण चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों इसमें पहचानना है विराम कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा है, यानी कि प्रश्न विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, पिता ने पुत्र से कहा डैश देर हो रही है कब आओगे। देर हो रही है कब आओगे, पहली बात तो पूछ रहा है यानी प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक के चिन्ह होना ही चाहिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। और दूसरी बात ये योजक से जुड़ा हुआ है, इसमें ध्यान दे रहा, तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा भी होना चाहिए। जहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा मिल जाएगा दोस्तों, यानी कि उद्धरण चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाएगा, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें तो नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन ये गलत हो गया। दूसरा दोस्तों, पिता ने पुत्र से कहा डैश देर हो रही है कब आओगे, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगा है लेकिन इसमें उद्धरण चिन्ह नहीं लगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। पिता ने पुत्र से कहा डैश देर हो रही है कब आओगे, ये देखिए दोस्तों इसमें उद्धरण चिन्ह भी लगा है और ये क्वेश्चन मार्क भी लगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी है, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है दोस्तों, इसे ए बना लीजिए। अल्प विराम, अल्प विराम का आपने चिन्ह देखा ही था कि अल्प विराम का चिन्ह ऐसे ही बनता है, तो ये बिल्कुल सही दिए हुए हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह भी सही लिखा हुआ है दोस्तों, ये डबल उद्धरण चिन्ह है, एक सिंगल उद्धरण चिन्ह भी होता है, तो उद्धरण चिन्ह बिल्कुल सही चिन्ह लिखा। पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम का भी चिन्ह ऐसे ही होता है दोस्तों। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का दोस्तों ऐसा नहीं होता है, योजक चिन्ह इस प्रकार से डैश होता है, तो ये आपका गलत लिखा हुआ है ना। और तो ये चिन्ह किसका होता है? तो ये दोस्तों लाघव चिन्ह है। ये काहे का चिन्ह है? लाघव का चिन्ह है, संक्षिप्तीकरण का चिन्ह है दोस्तों। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? मनोविकार संबंधी यानी कि जिसमें आकार हाव भाव बदल जाए दोस्तों, तो जब हाव भाव हक्के बक्के भूल जाते हैं तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? वहाँ पर होता है दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह का। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है दोस्तों आपका राइट आंसर, विस्मयादि बोधक चिन्ह का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? इसमें फिर से ढूंढना है दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला में दोस्तों उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है, वो भी दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ। छायावाद के प्रमुख कवि थे। हमने दोस्तों पहले समझाया था आपको कई बार कि दोहरा उद्धरण चिन्ह जब लगता है जब पूरे वाक्य में लगाना हो, जब किसी एक वाक्य में लगाना हो तो दोहरा उद्धरण चिन्ह, लेकिन किसी एक शब्द में लगाना हो तो सिंगल उद्धरण चिन्ह। तो ये तो गलत लिखा हुआ है। वाह आपने तो कमाल कर दिया, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा, ये तो बिल्कुल सही है। आप कानपुर से कब आए, प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल सही है। राम कामाश्याम और विजय दिल्ली गए, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों, क्योंकि कामा दोस्तों जब 2-3 नाम दिए होते हैं ना, तो 2-3 लास्ट के नाम के पहले और जोड़ दिया जाता है, और जोड़ दो तथा जोड़ दो, लेकिन कामा नहीं जोड़ेंगे इसमें। अगर यहाँ पर भी कामा हो जाता और की जगह तो गलत हो जाता दोस्तों।
शुरू के नामों में आप कामा लगा करके लिखते जाइए, राम, श्याम, घनश्याम, जितने भी नाम आपको लिखने। जब एक नाम बचे तथा, राधा, न तो जब एक नाम बचता तो उसके बाद ये तथा और, इसलिए ये शब्द आपको जोड़ना पड़ेगा, वहाँ पर काम आप नहीं लगाएंगे। तो इसलिए आपको विसंगति पूछी थी, तो विसंगति ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर आपका ए हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है। ये इस चिन्ह की बात पूछ रहा है कि इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं। तो दोस्तों हमने कई बार बताया कि इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह बोलते हैं। तो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है। तो हम दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह, अपूर्ण सूचक तो ऐसे होता है दोस्तों, अर्ध विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह तो ऐसे होता है, अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह तो ऐसे होता है, हंस पद, हंस पद तो ऐसे होता है। तो हंस पद का उपयोग कहाँ पर करते हैं दोस्तों, हंस पद का उपयोग ही वहाँ पर किया जाता है जैसे हम लोग लिखते हुए वाक्य में कुछ छूट जाता है तो उसको त्रुटि सुधार करने के लिए फिर हम लोग हंस पद लगा करके उस शब्द को लिख देते हैं जो छूट जाता है। तो त्रुटि सुधारने के लिए हम लोग हंस पद का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। दोस्तों तुम कब आओगे, इसमें पूछ रहा है यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। तुम कब आओगे, कोई पूछ ही रहा है ना, तो इसमें पूर्ण विराम होगा नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये पूछ ही तो रहा तुम कब आओगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आज का दोस्तों, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छंदों में लिखते हैं ना दोहा चौपाई, तो वहाँ पर विराम चिन्ह लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिए कि छंद जो होते हैं, छंदों में जहाँ पर विराम लगा करता है तो उसे विराम न बोलकर हम लोग वहाँ पर यति बोलते हैं, यति। तो वहाँ पर विराम चिन्ह को क्या बोला जाता है, यति बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा कि छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपका आंसर छिपा हुआ है, कॉमा, यानी कि अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।